न्यूटन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वैल्यू इन एसआई में हम लोग अभी आपने देखा है कि के बराबर हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका टोटल वैल्यू आता है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। इतना के का वैल्यू आप या डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, चाहे इतना भी लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका वैल्यू किसे, जिसको हम लोग कहते हैं, एक टॉपिक देख लो, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो एक्चुअली परमिटिविटी क्या काम करता है। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जो है वह परमिट करता है या एक तरह से खलनायक का काम करता है, दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के मान को कम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी मीडियम की परमिटिविटी जितना ही ज़्यादा होगा उसमें दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मान उतना ही कम। अब एप्सिलॉन नॉट जो आप लिखते हो यह एयर की परमिटिविटी है, और एयर में इसका वैल्यू सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, और सबसे कम होता है तो इसमें रखे गए चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मान मैक्सिमम होता है। अब देखो यह वैल्यू पर भी सवाल आते हैं, इस कंसेप्ट पर भी सवाल आते हैं कि अगर किसी मीडियम दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि फोर्स का मान क्या हो सकता है, तो अगर एयर है तो उसको हम लोग उसमें चूँकि मिनिमम होता है इसलिए लगने वाले फोर्स का मान मैक्सिमम। ऐसे ही आप वाटर में जाओगे तो वाटर में उससे ज़्यादा होता है एयर से, तो उसमें फोर्स का मान कम हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। इस तरह मान इसका नेचर ऑफ द मीडियम बदलने के कारण जब परमिटिविटी का मान बदलेगा तो फोर्स का मान भी वेरी करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली क्या है, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और देखो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ कि यह तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, यह क्या है, यह हो गया परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका रेशियो है। जैसे आप देखते हो कि अब किसी भी मीडियम का अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपको मालूम करना है किसी, मान लो, तो इस फार्मूला पर भी हम लोग विचार करते हैं कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मीडियम के अगर हमको परमिटिविटी का मान ज्ञात करना है तो जो एयर का परमिटिविटी है उसके रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू से गुना कर देंगे तो यह वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इस आधार पर भी सवाल आते हैं तो आप बना सकते हो। अब इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का इन केस ऑफ एयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यह वैल्यू कितना होता है यह हम लोग देखेंगे। जैसे यह होता है कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऐसे आपके क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है, फिर भी जान लो 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब इनवर्स 2 न्यूटन इनवर्स 1 कूलम्ब स्क्वायर
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स टू मीटर इनवर्स टू, इतना इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग आगे बढ़े, कम्युनिकेट कर लो। अब देखो, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। बहुत ये पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन इसमें फोर्स का आपको देना होगा। जैसे मान लो यह दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, सेम नेचर है, तो इसका फोर्स रिपल्सिव होगा। एक इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लग जाएगा। यह फोर्स जो इस पर लगाता है अर्थात 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स है F1 2। उसी प्रकार इसको लिखेंगे 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स F2 है। और दोनों के बीच डिस्टेंस हम लोग मान लो R मान लेते हैं। मोड ऑफ, ये मोड आप जानते हो, मैग्नीट्यूड में वेक्टर को लिखने के लिए मोड लगाया जाता है। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। देखिए, ये पॉइंटिंग ऑफ द फोर्स जो हो रहा है उसी को दिखाना है। यहाँ देखिए, यह फोर्स जो है 2 से 1 की ओर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? 2 से 1 की ओर लग रहा है। 2 से 1 पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन हमको डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ से इधर लगा, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन यह हो गया और फाइनल पोजीशन यह हो गया। और आप जानते हो कि इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे R2 वेक्टर R1 वेक्टर, चूँकि ये फाइनल पोजीशन यहाँ हो गया, Q1 पर हो गया, और यह हो गया इनिशियल R1 माइनस R2। अब यह इस पर फोर्स लगाता है, ऐसे यह भी इंटरेक्ट करता है। तो इसका इनिशियल हो गया 1, अब फाइनल हो गया 2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मोड इसका दे दें। इसका मतलब है, एक बात जान लो कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड इक्वल टू R वेक्टर मोड होगा। फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड भी हम लोग R वेक्टर मोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको केवल लॉ लिख देना है। तो जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक चीज़ ध्यान में आपको होगा, 11th बताए थे कि यूनिट वेक्टर के बारे में, कि अगर किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर, और इसको कैप से डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे, अर्थात F12 पहले के लिए K तो रहेगा ही, Q1 Q2 रहेगा, और फिर क्या है R वेक्टर मोड का स्क्वायर। और यहाँ हम लोग इसको आप लिखेंगे R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ओवर मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 Q2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, अर्थात R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंटू फिर R1 वेक्टर
माइनस R2 वेक्टर ओवर मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K Q1 Q2 ओवर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब हो जाएगा, या क्यूब होगा, गुणा हो जाएगा इससे, और फिर ऊपर में हो जाएगा आपको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यह क्या है? इस फोर्स को आपने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दिया इस फोर्स को, तो इस फोर्स को सिमिलरली लिख देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डायरेक्ट लिखेंगे मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब फिर R2 वेक्टर माइनस R1। और आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब जब यह कूलम्ब्स लॉ जो है इससे यह बताता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी यह ओबे करता है। ठीक है, कितना मिनट